Hello, hello, hello.
Hello, Yes, sir. Good morning, sir. good morning. How are you doing? Fine, sir. And you? ओके तो आज नया टॉपिक शुरू करेंगे फिजिक्स में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, ये आपका इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है। ओके, फ्रॉम जो अभी एग्जाम आएगा उसमें भी मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को इससे पहले वाला जो टॉपिक है एसी करंट वो समझ आ गया है ना? आपने उसके न्यूमेरिकल्स ट्राई किए हैं, क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स बुक में से? somebody has tried the questions and answers for AC current? यश, आपने ट्राई किए हैं? अगर नहीं किए हैं नहीं बोल दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं। यश, ओके सर हाँ, किए हैं आपने? सर आप नहीं कराओ सर एनसीईआरटी क्वेश्चन। मैंने करवाए हैं ना, कुछ तो करवाए थे, सारे नहीं करवाए हैं क्योंकि कुछ आप खुद भी ट्राई करेंगे ना। किस भाग में चाह रखी है? ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे एसी के। ठीक है, एसी वाला जो चैप्टर है उसमें एसी वाला जो चैप्टर है ना उसमें थियरी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसके जो क्वेश्चंस हैं वो काफी सिंपल है। ठीक है, उसमें जो फाइनल रिजल्ट आते हैं वही यूज होते हैं, तो कोई उसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। हम कुछ क्वेश्चंस क्लास में फिर कर लेंगे, ये चैप्टर करने के बाद वी विल डू अ क्विक रिवीजन आल्सो जितना टाइम बचेगा। ठीक है, यस सर। ओके, लेकिन आप कोशिश करके देखिए, उसमें एंड रिजल्ट्स यूज होते हैं, वो कठिन नहीं है सवाल। ठीक है, चलिए अभी हम ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शुरू करते हैं। ये तो रिलेटिवली छोटा चैप्टर है और आसान भी है। इसमें जो है थियरी ही ज्यादा है, बहुत कुछ ऐसा नहीं है। अगर हम अपनी पेस पे ठीक चलेंगे तो एक नहीं, मतलब एक तो नहीं लेकिन 2 दिन में ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 दिन में ही सर बस? हाँ हाँ, ये छोटा ही चैप्टर है, इसमें बहुत कुछ नहीं है। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो एक हम अभी तक जो कुछ हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ा है उसको एक बार हम देख लेते हैं कि उसका जो बेसिक सार क्या है, उसका निचोड़ क्या है। सबसे पहली चीज ये है कि अगर कोई चार्ज है और वो स्टैटिक है, रुका हुआ है, तो वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाता है, यानी कि वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता है अपने चारों तरफ। राइट, फिर हमने वो एक फोर्स भी एक्सर्ट करता है दूसरे चार्जेस पर। हमने फील्ड लाइंस वगैरह के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि अगर ये चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, अगर ये चार्ज कांस्टेंट स्पीड से स्पेस में मूव कर रहा है या फिर एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो करंट फ्लो को भी हम ऑन एन एवरेज कांस्टेंट स्पीड से बढ़ता हुआ चार्ज मान सकते हैं। ये आपने डेरिवेशन करंट वाले चैप्टर में करा है कि वो एक्सेलरेटेड चार्जेस नहीं है, कांस्टेंट स्पीड से बढ़ते हुए चार्जेस हैं। ठीक है, तो अगर एक यूनिफॉर्म करंट जा रहा है तो वो क्या करता है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि अगर मूविंग स्टेशनरी चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाते हैं, तो क्या मूविंग चार्जेस भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड तो बनाते ही हमने पढ़ा, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएंगे? Yes. हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज हमेशा बनाएगा, चाहे वो रुका हो चाहे चल रहा हो। राइट, लेकिन जब वो मूव करता है तो वो साथ में एक मैग्नेटिक फील्ड भी बना देता है, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। लेकिन फिर हमने क्या देखा कि अगर वो
अनयूनिफॉर्म स्पीड यानी एक्सेलरेटेड मूव करता है तो वो एक वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है ना। फिर हमने जो आगे ये देखा कि जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, अब उसने मैग्नेटिक फील्ड बना दी और अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो उसने वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बना दी। अब ये जो बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड है ये एक गिवन एरिया में हम ये कह सकते हैं कि बदलता हुआ फ्लक्स है, ठीक है। फील्ड इनटू एरिया इज फ्लक्स। तो अगर बदलता हुआ फ्लक्स है तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जो हमने लॉ पढ़ा है उसके अनुसार एक ईएमएफ जनरेट करता है, लेकिन ईएमएफ क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है जो फील्ड की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है जिसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ होता है। और अगर वहां पे कंडक्टर है अवेलेबल तो वो कंडक्टर उसमें करंट बहने लगता है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अब एक सेकेंड, ये जो मुझे हटाना पड़ेगा ये जो आ गया, सॉरी सर ओके, हाँ ठीक है। तो जो है अगर हम ये एक सेकंड रुकिए मुझे ये, हाँ तो अब जो है इसका मतलब हमने एक चीज नहीं देखी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो द आर्ग्यूमेंट इज कि नेचर में एक बहुत अधिक सिमेट्री यूजुअली पाई जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिंग है तो वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगी, ठीक है। तो ये जो चीज है ये मैक्सवेल ने आर्ग्यू की और ये इसके बेसिस पे उसने जो एम्पियर का सर्किटल लॉ है, राइट, उसको, अरे लेसन की स्टार्टिंग है। सॉरी, अरे लेसन की स्टार्टिंग है क्या? हाँ हाँ ये लेसन की स्टार्टिंग है, ठीक है। इस चैप्टर में देखिए एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट का, ठीक है। वो इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, ओके। तो मैं जो है उसका केवल आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं, हम उसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, उसके न्यूमेरिकल पार्ट में भी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो बस आपको लेकिन इतना ज्ञान होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है, ठीक है। तो जब मैक्सवेल ने जब आर्ग्यू किया, ठीक है, तो उसने ये पाया कि जो एम्पियर का सर्किटल लॉ है वो नियर अ कैपेसिटर, ठीक है, अगर हम उसको दो तरह से अप्लाई करें, ठीक है, उस डिटेल में अभी मैं नहीं जाना चाहता, बिल्कुल इनिशियल पार्ट ऑफ द चैप्टर है। तो ये पाते हैं कि हम एक तरीके से हमें दिखता है कि मैग्नेटिक फील्ड है और अगर हम उसको कैपेसिटर के थ्रू सरफेस एरिया को लेते हैं तो हमें पता लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं बननी चाहिए, लेकिन बनती तो है, ये हमें पता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? ओके, ऐसा इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं एम्पियर के लॉ में कोई प्रॉब्लम था, ओके। और वो प्रॉब्लम ये था कि जब हम करंट सोचते हैं हम करंट को हमेशा मूवमेंट ऑफ चार्जेस समझते हैं, राइट। उसी हम तो डिफाइन ही करंट को इस तरह करते हैं, तो वो तो तभी होगा जब एक कंडक्टर प्रेजेंट, राइट। लेकिन मैक्सवेल ने उस चीज को ऑगमेंट किया, बढ़ाकर ये कहा कि करंट दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो है कंडक्शन करंट जहां पे कि जो चार्जेस हैं वो फ्लो कर रहे हैं, और दूसरा
अगर एक फील्ड में हम डाइलेक्ट्रिक को रख दें, ठीक है, तो वो डाइलेक्ट्रिक में क्या जनरेट हो जाता है, आपने पढ़ा ही होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है ना। जो चार्जेस हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं चार्जेस अपनी जगह से। इसमें कोई नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहा है, केवल चार्जेस डिस्प्लेस हो गए हैं, तो उसको उसने टर्म दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, तो जो एम्पियर लॉ है उसमें नेट करंट यानी कि करंट बिकॉज ऑफ कंडक्शन और करंट बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दोनों को अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं तब जाके जो है हमारा एम्पियर का लॉ सही हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है हमने बेसिक, मैंने आपको उसका बस थियरी बताया है। अगर आप देखें कि मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस को एक साथ लिखा और ये जो इक्वेशंस हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पूरी तरह से गवर्न करती हैं, ठीक है। इसमें केवल फोर्स वाली इक्वेशन नहीं है, ठीक है, वो लॉरेंस फोर्स वाली है, लेकिन हमने जो भी बाकी चीजें पढ़ी है, आपने इतने 8 चैप्टर्स में बहुत सारी चीजें पढ़ी है, ठीक है ना। अलग अलग तरह की कूलम्स लॉ पढ़ा है, बायट-सवार्ट लॉ पढ़ा है, बहुत सारी चीजें पढ़ी है, उन सबको उसने कंडेंस करके केवल 4 इक्वेशंस में रख दिया। तो वो सब चीजें इन इक्वेशन से टेक्निकली डिराइव हो सकती, एक्सेप्ट फॉर द फोर्स वाली इक्वेशन जो लॉरेंस फोर्स वाली है, ठीक है। तो वो अब हम ये देखते हैं कि ये क्या है ये इक्वेशंस, ठीक है। ये इक्वेशंस हम कर चुके हैं पहले किसी ना किसी फॉर्म में। तो पहली वाली जो है ये गॉसेस लॉ है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको याद होगा कि गॉसियन लॉ क्या था कि अगर एक चार्ज है, मान लीजिए एक चार्ज है और उसके चारों तरफ मैं एक सरफेस बना दूं, ठीक है, तो उसमें से जो नेट फ्लक्स बाहर जाएगा वो नेट फ्लक्स क्या हुआ, फील्ड इनटू एरिया, उसका लाइन इन और सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल का मतलब है कि पूरे सरफेस पे उसको ऐड करना है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, Q by epsilon naught, यानी कि इट्स प्रोपोर्शनल टू द Q इनसाइड, दिस इज जस्ट अ कांस्टेंट एप्सिलॉन, ओके, व्हिच इज कॉल्ड द परमिटिविटी, ओके। अब दूसरा इक्वेशन जो है इसमें वो है गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, ओके। गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म ये है कि अगर हम कोई भी सरफेस बना दें तो जितनी फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें एंटर करेंगी उतनी ही बाहर भी जाएंगी जरूर, ओके। इसका रीजन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो हमेशा सर्कुलर होती है, तो जितनी एंटर करेंगी उतनी बाहर जाएंगी, क्योंकि बाहर निकला है सर्कल तो कंप्लीट होने के लिए अंदर आएगा जरूर, ठीक है। तो ये बहुत, अगर आप इसको समझें इस तरह से तो बहुत आसान सा लॉ, ठीक है। फिर फैराडे का लॉ है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला लॉ है, जो आपने इससे 2 चैप्टर पहले पढ़ा है कि जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन फ्लक्स, ओके। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, ओके। और ये माइनस साइन, देखिए ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि इस तरह की चीजों में माइनस साइन का ध्यान क्या है, माइनस का मतलब है कि अपोज कर रहा है। तो यहाँ पे चेंज अगर मैं फ्लक्स को करता हूं तो फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस होगी कि उस चेंज को रोकने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो अगर फ्लक्स को मैं बढ़ा रहा हूं तो ये फील्ड से जो फ्लक्स जनरेट होगा वो उसको कम करने की कोशिश करेगा, इसलिए माइनस साइन आता है, ठीक है। और अब ये एम्पियर वाला देखिए, आपने बस इतना लॉ पढ़ा था जो सर्किटल लॉ था, जब आपने बायो-सवार्ट पढ़ा था तभी ये भी पढ़ा था कि जो कोई भी अगर एक सरफेस, एक हम कोई भी ऐसे एक लूप ले लें और उस लूप का एक ओपन सरफेस जोड़ लें जैसे कि ये, तो ये बाउंड्री है इस लूप की और एक कोई भी शेप का एक सरफेस है, ठीक है। तो अब अगर इसमें से करंट जाता है इस सरफेस में से,
ठीक है, तो कुछ जो करंट इस सरफेस को कट करेगा, इस बाउंड्री से एंटर करेगा और इस सरफेस को कट करेगा, ओके, दैट इज व्हाट इज द टोटल integral of the magnetic field into the line. So the line integral of the magnetic field. तो इसके along जो magnetic field है इस boundary के along, उसको अगर हम add up कर लें into length, right? तो वो इस total current के बराबर होगी into obviously a constant of proportionality, okay, which is permeability. लेकिन ये जो term है, ये टर्म किसने ऐड करी है? ये मैक्सवेल ने ऐड की है, इसीलिए इस लॉ का नाम बदल के हो गया एम्पियर मैक्सवेल लॉ, राइट? तो ये जो टर्म है आप देख रहे हैं कि इसमें ये म्यू नॉट तो म्यू नॉट ये सेम है, तो ये वाली जो चीज है एप्सिलॉन नॉट चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। Okay, now this is not in your syllabus this year, otherwise it is. तो हमने इसको एक हाई लेवल पे ही डिस्कस किया, इसके डेप्थ में हम नहीं जा रहे हैं, इसकी डेरिवेशन और उन चीजों में नहीं जा रहे, ठीक है? बस आप इतना याद रखिए, एग्जाम के लिए अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट क्रिटिकल, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं, जो आपका एग्जाम का पोर्शन, तो ये बिल्कुल आसान है। जो एग्जाम वाला पोर्शन है इसमें अगर समझने की चीज थी यही थी, आगे सब बहुत आसान है, ठीक है? तो व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? आपने इसके वेव्स तो आपको पता ही है, तो कोई मुझे बताएगा कि वेव क्या होता है? वेव क्या चीज होती है? प्रॉपर डेफिनेशन नहीं चाहिए, बस कोई समझा सकता है तो ठीक है। मीनाक्षी आप बताएंगे वेव क्या होता है? कौन बताएगा? हेलो, कौन बताएगा कि वेव क्या होता है? फ्रेंड्स कोई तो बोलो। हर्षित, हर्षित, आप लोग हैं या केवल ऑन किया हुआ है मीटिंग को? कैन एनीबडी रेस्पॉन्ड? यस, नो? यस सर। हाँ, यश आप तो हैं, मुझे दिखाई दे रहा है, बाकी लोग हैं? Yes, sir. Yes, Sir, sir. wave जो हाँ। मूविंग रिड्स जो होती हैं सर, उन्हें वेव्स बोलते हैं। मूविंग क्या चीज? सर रिड्स जो होती है, तरंगे जो जिन्हें बोलते हैं, हाँ। वही वेव्स होती हैं। हाँ, तो तरंग और वेव एक ही बात है, ठीक है? तो जब हम फिजिक्स में बात करते हैं तो वेव क्या चीज है? वेव वो चीज है जो एक डिस्टरबेंस का प्रोपेगेशन है, ठीक है? तो कोई भी चीज में यहाँ डिस्टरबेंस हो रहा है, ठीक है, वो डिस्टरबेंस आगे बढ़ जाए, ठीक है, और बाकी और कुछ ना जाए, ठीक है? तो मैंने एक बॉल ली और बॉल को ऐसे फेंक दिया, ठीक है, तो उसको मैं वेव नहीं बोलता हूं, राइट? क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट हो गया, वो तो ट्रांसपोर्ट हो गया, सिंपल मूवमेंट हो गया, ठीक है? वेव एक ऐसी चीज है कि जैसे पानी है, पानी में पत्थर फेंका तो जो तरंगे उठी, पहले वो तरंग यहाँ उठी, फिर वो यहाँ चली गई, फिर यहाँ चली गई, वो ऐसे 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 बढ़ती जा रही है, ठीक है? लेकिन जो यहाँ पानी था वो वहीं रहा, केवल एनर्जी इस तरह डिस्टरबेंस की फॉर्म में आगे बढ़ गई, ठीक है? इस चीज को हम तरंग कहते हैं। तो इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल या कोई भी ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम नहीं हो रहा है, केवल एनर्जी एक फ्लक्चुएशन की तरह आगे बढ़ रही है, ठीक है? इसी को हम वेव कहते हैं।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, तो ये वेव्स हैं, ठीक है, ये एक एनर्जी मूव करने का माध्यम है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है, ठीक है। तो रिलेट करने के लिए वी विल गो बैक टू द मैकेनिकल वेव्स। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या करते हैं कि वो मैकेनिकल एनर्जी को कैरी करते हैं थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स। और हमने पढ़ा था कि दो तरह के होते हैं। एक होता है लॉन्जिट्यूडनल। लॉन्जिट्यूडनल में क्या है कि अगर ये एक एयर का पार्टिकल है या मीडियम का पार्टिकल है और वो इस तरह आगे पीछे वाइब्रेट कर रहा है और वो इस एनर्जी को आगे जो ट्रांसपोर्ट कर देता है दूसरे को, वो भी आगे पीछे वाइब्रेट करता है, तो इस तरीके से एनर्जी आगे बढ़ती है। तो जो वाइब्रेशन है और जो प्रोपेगेशन है, इसको प्रोपेगेशन बोलेंगे वेव का, ठीक है, जिस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है और जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है वो हुआ वाइब्रेशन का डायरेक्शन। तो जो वाइब्रेशन का डायरेक्शन है और प्रोपेगेशन का है वो एक ही है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ऐसे को हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। और ट्रांसवर्स वेव्स अलग होते हैं जिसमें कि जो पार्टिकल है वो अप और डाउन मूव करता है, लेकिन वेव जो है उसके परपेंडिकुलर मूव करती है। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है? ये भी होता कारण वही है कि दोनों इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम की वजह से होते हैं। और अब जो है ये वाला जब ऊपर गया मान लीजिए पार्टिकल, तो ये जो उसके आगे वाला इसको हल्का सा ऊपर खींच लेता है, ठीक है। फिर ये वाला जो है ये इसके आगे वाले को खींच लेता है। इस तरीके से वो वेव फ्रंट हमारा बनता है, राइट। हमारा जो वेव का शेप है इस तरह से बनता है। तो ये होते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या चीज वाइब्रेट हो रही है, ठीक है, जिस उसको हम मैकेनिकल नहीं बोल रहे, इसका मतलब पार्टिकल्स तो वाइब्रेट नहीं हो रहे। इसमें क्या वाइब्रेट होता है? इसमें दो चीजें वाइब्रेट होती हैं एक साथ, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक है मैग्नेटिक फील्ड। देखिए जब मैकेनिकल वेव्स हम देख रहे थे तो केवल मटेरियल पार्टिकल्स ही वाइब्रेट हो रहे थे, केवल एक चीज वाइब्रेट हो, ठीक है। यहाँ पे एक साथ दो फिजिकल क्वांटिटीज वाइब्रेट होती हैं, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी वाइब्रेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी हो रही है। और ये किस तरह की वेव्स हैं? ट्रांसवर्स वेव्स हैं, ठीक है। और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स इस केस में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसमें केवल ट्रांसवर्स वेव्स ही पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो जो वेव है वो उससे 90 डिग्री पे जाएगी। और आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। सो देयर इज अ वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, there is a vibrating magnetic field, and both the fields are orthogonal to each other, okay। तो यदि हम एक 3 डायमेंशनल स्पेस ले लें और मैं इसको x एक्सिस बोल दूं, इसको y एक्सिस बोल दूं, ठीक है, और इसको जो है z एक्सिस बोल दूं, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इस तरह वाइब्रेट हो रही है, producing an electrical wave like this, right? तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी इस प्लेन में वाइब्रेट हो, ठीक है। तो ये हो गई मेरी मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है,
ठीक है, क्योंकि हम तीनों एक्सिस ऐसे बनाते हैं तो ये हमको ऐसे ऑब्लिक नजर आती है, लेकिन ये परपेंडिकुलर है। अब मान के चलते हैं कि ये जो जेड एक्सिस है ये हमारे पेपर से बाहर आ रहा है ऐसे, ठीक है, तो ये हमारा जेड एक्सिस है, पेपर से बाहर आ रहा है, तो हमारा जो एक्स एक्सिस है वो ऐसे होगा और वाई एक्सिस जो है वो ऐसे होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट हो रही है ऊपर नीचे यहाँ इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसे वाइब्रेट हो रही है इस डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए आप? ओके, और जो लाइट वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो पेपर से ऐसे बाहर आ रही है, ठीक है। तो ये इनका डायनेमिक्स होता है। अब इसमें हमें कुछ डिराइव कुछ नहीं करना है, तो ये बहुत ही आसान पार्ट है इसको, लेकिन हमें इनके रिलेशंस याद रखने, क्योंकि हम ये कैसे कर रहे हैं, हम डायरेक्ट एनालॉजी से कर रहे हैं, हम डायरेक्ट रिलेट कर रहे हैं अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ वेव्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने रिप्रेजेंट कर दिया along the x-axis, then magnetic field will become along the y-axis because they are at 90 degree. Okay, the choice of the axis is arbitrary, हम जो भी चॉइस ले सकते हैं, बट हमें उनके बीच का एंगल मेंटेन करना है, ठीक है। तो दोनों 90 डिग्री हैं तो हम उनको x और y पे रख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारी स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें ये क्या होता है, कोई मुझे बताएगा कि जो साइन के बाहर का टर्म होता है इसको क्या बोलते हैं हम वेव्स में? इशिका आप बताइए। इशिका? सर ई नॉट। हाँ, ई नॉट, इसको क्या बोलते हैं, इस चीज का नाम क्या होता है? ये इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, राइट? इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो कोई मुझे बताएगा एम्पलीट्यूड का क्या मतलब होता है किसी सर भी? मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय द वेव। यस, तो जो मैक्सिमम, अगर हम मैकेनिकल वेव बोलते थे तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड बोलते थे वेव का, राइट? यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की आएगी, इस वाइब्रेट हो रही है तो बदल रही है कंटिन्यूअसली, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू वो हो गया एम्पलीट्यूड। तो दिस इज ई, वी आर राइटिंग इट एज ई नॉट, ओके, और ई जीरो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू रीड इट एज। अब क्योंकि ये साइनोसॉइडल होती है वेव्स, तो साइन फंक्शन आ गया, उसमें कुछ समझने का नहीं है, हम देख चुके हैं साइनोसॉइडल है। तो अब हम ये देखते हैं कि अंदर जो साइन के अंदर है ये क्या सिग्निफाई करता है, इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या वेरिएबल्स हैं, क्या क्या कॉन्स्टेंट्स हैं, इस पे ध्यान दीजिए। देखिए, ये z एक वेरिएबल है और t एक वेरिएबल है, ठीक है। तो z क्या है? z वो एक्सिस है जिसपे कि वेव आगे बढ़ रही है, ये देखिए, तो वेव इस तरह से आगे जा रही है, तो ये z है, ओके। तो लेकिन जब हम कई बार उसको x या y भी लिखते थे पहले, ठीक है, हमें यहाँ पे तीनों एक्सिस यूज करनी है इसलिए z आ गया है, ठीक है। तो अब ये z है, यानी कि ये हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड की इंफॉर्मेशन दे रहा है जो z है। और दूसरा इसमें वेरिएबल है t, ये हमें टाइम इलैप्स्ड की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। अब ये माइनस साइन की बड़ी अहमियत है। ये माइनस साइन क्या बताता है, क्योंकि ये वेव ऐसी भी हो सकती है कि z प्लस ओमेगा टी और साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, राइट? ये दोनों तरह से हो सकती है वेव। तो क्या फर्क है इस वेव और इस वेव में? कोई बता सकता है मुझे, ये प्लस माइनस साइन से क्या फर्क पड़ता है वेव में?
देखिए जब माइनस साइन है तो ये बता रहा है कि समय के साथ वो z एक्सिस में आगे जा रही है, ठीक है ना, क्योंकि सेम फेज वापस आने के लिए अगर मैं t को बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो z को घटाना पड़ेगा, और अगर अगर मैं t को बढ़ाऊंगा तो z को भी मुझे बढ़ाना पड़ेगा टू गेट द सेम फेज अगेन, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो डिस्टरबेंस का एक फेज है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है विद टाइम। ओके, इसका मतलब हो गया कि वेव ऐसे आ रही है, इसका मतलब हो गया वेव ऐसे जा रही है। अब ये के और ओमेगा क्या होते हैं, सबसे पहले ओमेगा की बात करते हैं। ये तो आपको नाम देख के ही पता चल जाता है कि ओमेगा होता क्या है। क्या होता है ओमेगा, कोई बताएगा? ओमेगा एंगुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेरी गुड। ओके, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी सबको पता है, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन। हाँ, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से लिखते हैं, ऐसा वी जैसा सिंबल होता है, न्यू इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड, ओके, और नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन अ सेकंड, ओके। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ रेडियंस कंप्लीटेड इन अ सेकंड। तो बस क्या हो जाता है कि ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई फ्रीक्वेंसी, राइट, बिकॉज इट इज नंबर ऑफ रेडियंस कंप्लीटेड। तो ये हो गया हमारा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये के क्या होता है? के को हम, अगर आप याद करेंगे, वेव नंबर बोलते थे तब, राइट, उसमें के होता है 2 पाई बाय लैम्डा, ओके, इस सिंबल को लैम्डा बोलते हैं, ओके। और लैम्डा का क्या मतलब है? यहाँ पे लैम्डा किस क्वांटिटी को शो कर रहा है, बताइए, जो वेव्स पढ़े हैं उसकी नॉलेज के बेसिस पे। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, हाँ वेवलेंथ, यस सर वेवलेंथ। ठीक है, तो ये वेवलेंथ को शो करता है। जस्ट अ सेकंड, ओके, तो ये वेवलेंथ को शो करता है, ओके। अब हमें यह भी पता है कि इस वेव की स्पीड क्या होती है, ठीक है, जो स्पीड एक बार होती है, सर जेड बता दूं, एक बार जेड। हाँ जेड है, जेड उसका डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना, कितनी वेव गई है वो डिस्टेंस। हाँ, कि अभी वेव किस जगह पे, ठीक है ना। तो वो मतलब हम ये, अब हम वेव को जब ड्रॉ करते हैं ना, देखिए ये एक समझने वाली चीज ये हो जाती है कि कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि जब हमने, जैसे ये वेव दिख रही है आपको, ड्रॉ की हुई है, ठीक है, तो ये क्या चीज ड्रॉ की है मैंने, आखिर ये है क्या? जब वेव ऐसे में ड्रॉ करता हूं ना, तो इसका मतलब क्या है कि मान के चलिए वेव की जो डिस्टरबेंसेस हैं, ठीक है, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ऐसा एक बार हम बस सोचते हैं, ठीक है, कि वो विजिबल होती है, ऐसा सोचते हैं बस, ऐसा होता नहीं है। और मैंने उसकी ना एक फोटो खींच ली, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एट सम टाइम है, लेट्स से टाइम इज इक्वल टू t1, तो इस समय मैंने टाइम को कांस्टेंट माना और सब डिस्टरबेंसेस को मेजर कर दिया इन स्पेस, ठीक है, तो मैं केवल हर एक पॉइंट पे डिस्टरबेंस को मेजर कर रहा हूं। तो ये जो हो गया, इसमें मैंने टाइम को कांस्टेंट रख दिया, केवल z के हिसाब से बना दिया इसको, ठीक है। कई बार आपने वेव्स को ऐसे भी ड्रॉ किया हुआ देखा होगा, जैसे कि विद रेस्पेक्ट टू टाइम, राइट, कई बार ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। तो उसका मतलब यह है कि मैंने एक पॉइंट ले लिया है स्पेस में और उसके डिस्टरबेंस को वेरिंग टाइम में मेजर कर रहा हूं और फिर उसको प्लॉट कर दिया। ये एक फोटोग्राफ नहीं है, ये प्लॉट है इन टाइम, ठीक है, ये एक स्नैपशॉट। तो क्योंकि दो वेरिएबल्स को मैं एक साथ दोनों चीजें वेरिंग कभी प्लॉट कर नहीं पाऊंगा, तो हम या तो टाइम के रेस्पेक्ट में ड्रॉ कर देते हैं या फिर
डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, तो दोनों में से एक ही करते हैं। यहाँ पे हमें प्रोपिगेशन शो करना है, इसलिए हमने विद रिस्पेक्ट टू z यानी कि विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस प्लॉट किया। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, जब आप ध्यान देके इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि भाई ये दो अलग अलग तरह से हम वेव्स को प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है, तो z समझ आ गया अब आपकी। k जो होता है वेव नंबर होता है, वो 2π/λ होता है, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट नाउ बिकम्स ओमेगा बाय लैम्डा, राइट, और ये जो है ओमेगा बाय वेव नंबर, ठीक है। अब ये एक तो तरीका ये होता है कहने का, ठीक है, क्योंकि ये मैं डायरेक्टली इस वेव इक्वेशन से पढ़ सकता हूं। वरना याद रखने के लिए आप जो एक चीज हमेशा याद रख सकते हैं कि c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी विच इज न्यू इनटू लैम्डा विच इज वेवलेंथ, राइट। ये भी एक आसान तरीका है एक्चुअली, अगर आप मुझसे पूछे मैं इसी तरह याद रखता हूं। ये एक बहुत आसान रिलेशनशिप है, स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ अ वेव इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ओके, आप इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये 2π न्यू हो जाएगा और ये 2π/λ हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो न्यू लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। तो ये, लेकिन ये आसान होती है रिलेशनशिप याद रखने, ठीक है, बट यू कांट रीड इट फ्रॉम द इक्वेशन डायरेक्टली, इसलिए वो नहीं लिखी गई है। और आपने एक चैप्टर में ये पढ़ा होगा, देखिए इसका कोई डेरिवेशन नहीं होता इस चीज का, लेकिन इसका तो हम डिराइव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये जो है ना, ये एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट द स्पीड ऑफ लाइट आल्सो इज 1/√, परमिटिविटी इनटू परमिएबिलिटी। ओके, ये आप ये कह सकते हैं कि ये एस्टैब्लिश्ड है थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। तो एक ये रिलेशनशिप है, आपको याद रखना, ठीक है। और एक और चीज है जो हमें डिराइव नहीं करनी है, ऑल्दो डिराइवेबल होती है, हमारे को नहीं करनी है, हमारे स्कोप में नहीं है, वो ये है कि जो B0 है यानी कि मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस जो है, इसका एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस के एम्पलीट्यूड बाय c स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो अब इस सब पूरी कहानी का एक सार समझ लीजिए, हमें ये समझ आना चाहिए कि इस वेव इक्वेशन को कैसे पढ़ते हैं। Ex By वाली दोनों एक ही जैसी हैं, दोनों कोई फर्क नहीं है, इसलिए बस E0 आ जाता है Ex के में, By में B0 आ जाता है, याद रखने में कोई तकलीफ नहीं, आप किसी में से भी पढ़ सकते हैं। आपको फ्रीक्वेंसी समझ आनी चाहिए क्या है, आपको वेव नंबर, उसमें से लैम्डा निकालना आना चाहिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में से फ्रीक्वेंसी निकालनी आनी चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ वेव या स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, हमने c लिख दिया v की जगह, ठीक है, तो ये निकालना आना चाहिए। और c को हमें दो तरह से, दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए, न्यू लैम्डा और 1/√, परमिएबिलिटी इनटू परमिटिविटी, ये याद होना चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप आने का ज्यादा चांस है इस पे, ठीक है। और ये आ सकता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ दी हुई है, मैग्नेटिक निकालनी है या वाइस वर्सा, ठीक है। c की वैल्यू आप लोगों को पता ही है, रफली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो बस इतनी सी चीजें याद रखनी है, और इस चैप्टर के आप न्यूमेरिकल्स बस इतनी ही चीज से काफी सारे कर लेंगे, एक दो और फॉर्मूले आएंगे बाद में, बस मेन ये, ठीक है। आज इतना ही करेंगे, कल जो है हम वेव्स की थियोरेटिकल पार्ट की, कितने तरह की वेव्स होती हैं ये सब पढ़ेंगे। ओके, गॉट इट? ठीक सर है, एक बार B0 बता दो। B0 is the amplitude of the magnetic field। जो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है ना, देखिए वाई एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, एक्स एक्सिस में क्या चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, दोनों एक साथ होती है, एकदम फेज में है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है तभी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, ठीक है ना। और ये 90 डिग्री पे होते हैं हमेशा एक दूसरे, और इनका आपस का रिलेशन ये है, B0 इज इक्वल टू E0/c। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कभी भी,
गॉट इट। अभी टाइम खत्म हो जाएगा बीच में, तो हम आगे जो है थियोरिटिकल पार्ट